वीडियो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का है, जहां आज हजारों की संख्या में छात्र सड़कों पर उतर आए। वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आयोग ने भर्ती प्रक्रिया के बीच में परीक्षा के नियमों में बदलाव किया। जो परीक्षा बरसों से एक दिन एक पाली में होती आ रही थी, उसे 2 दिनों में कराने का मकसद क्या है? और 2 दिन में करा रहे हैं तो छात्रों का मूल्यांकन कैसे करेंगे? क्योंकि आयोग ने छात्रों के मूल्यांकन के लिए जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला रखा है, उस पर छात्रों का एतबार नहीं है। छात्र पूछ रहे हैं कि वो फॉर्मूला कितना वैज्ञानिक है। क्या है ये पूरा मामला, छात्रों की मांग क्या है, और अब तक इस पूरे विवाद पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जुबान क्यों सिली हुई है? इन सारे बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर चलेंगे कनाडा, जहां गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के पक्के दुश्मन को पुलिस वालों ने पकड़ लिया। जानेंगे कि कौन है ये अर्शदीप डाला, क्या है उसका आपराधिक इतिहास और लॉरेंस से दुश्मनी की कहानी क्या है। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। Brought to you by Haier, itel and Sensorant K. Who got a divertido? Sonido enmecido, conectado. बड़ी खबर पर बढ़ें उसके पहले 2 जरूरी सूचनाएं। पहली, दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में सज रहा है लल्लन टॉप अड्डा। तारीख लिख लीजिए 22, 23, 24 नवंबर। तीनों दिनों का टिकट है सिर्फ 499 रुपये में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां से टिकट मिलने हैं। दूसरी सूचना है कि लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा चल रही है। टीमें इस समय झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में हैं। वहां का चुनावी तापमान अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारी चुनाव यात्रा को भी देखिए, उसकी कवरेज पर अपनी टिप्पणियां दीजिए। अब बड़ी खबर शुरू करते हैं प्रयागराज से। हजारों की संख्या में प्रयागराज में स्टूडेंट सड़कों पर उतरे। मीडिया के कैमरों ने जब इन छात्रों की टोह ली तो सभी 10 कस्तूरबा गांधी मार्ग सिविल लाइंस की ओर बढ़ते हुए दिखाई दिए। ये पता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी का, जिसने परीक्षा में बदलाव किए और छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। सरकार और प्रशासन हमें विवश करती है यहाँ रोकने के लिए, और आज जब अपनी बात रखने के लिए आए हैं, तो प्रशासन के द्वारा हमारे ऊपर लाठी और डंडे के द्वारा इस वर्दी से धमकाया जा रहा है। 26-27 को एग्जाम होने वाला था, तो आपने यही कह के डाला कि 1 शिफ्ट कराएंगे, आपका संज्ञान लिया जाएगा। फिर आप 7-8 दिसंबर को वही कह रहे हो 2 शिफ्ट, मतलब कोई मतलब नहीं हो। बच्चे यहाँ बेवकूफ है, आगे धरना दे रहे हैं। छात्रों के इस गुस्से के केंद्र में हैं 2 परीक्षाएं, कंबाइंड स्टेट और सीनियर सबऑर्डिनेट सर्विसेज प्रीलिम्स यानी पीसीएस, और रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, आरओ जिसको कहते हैं। हमने आपको 8 नवंबर के लल्लन टॉप शो में भी बताया था कि आयोग ने इन दोनों की परीक्षा प्रणालियों में क्या बदलाव किए हैं। कहानी पहले पीसीएस परीक्षा की। 1 जनवरी 2024 को यूपीपीएससी ने पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी किया था। वैकेंसी आई 220 पदों पर। 17 मार्च 2024 को परीक्षा होनी थी, लेकिन स्थगित हो गई। 3 जून 2024 को परीक्षा का एक और नोटिफिकेशन जारी हुआ। नई तारीख मिली 27 अक्टूबर, फिर से वो परीक्षा स्थगित हो गई। 5 नवंबर 2024 को यूपीपीएससी ने एक बार फिर नोटिफिकेशन जारी किया। आयोग के मुताबिक पीसीएस की प्रीलिम्स परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को 2 सत्रों में होगी। पहला सत्र होगा सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक, दूसरा सत्र दोपहर 2:30 से 4:30 बजे तक। विरोध की वजह बताएंगे, लेकिन बात आरओ परीक्षा की भी लगे हाथ कर लेते हैं। 11 फरवरी 2024 को आरओ परीक्षा का इम्तिहान हुआ। सोशल मीडिया पर परीक्षा का पर्चा लीक होने की खबर आई, छात्रों का विरोध शुरू हुआ। 2 मार्च को परीक्षा को रद्द करने का आदेश आया। फ्रेश इम्तिहान 6 महीने के अंदर करवाने के आदेश आए। 5 नवंबर 2024 को फिर से नोटिफिकेशन आया। परीक्षा की नई तारीख दी गई 22 और 23 दिसंबर। 22 दिसंबर पहली पाली सुबह 9 बजे से 12 बजे तक, दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे, और 23 दिसंबर को तीसरी पाली में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक। अब विवाद की जड़ में यही पालियां हैं। पहले ये दोनों परीक्षाएं एक दिन में और एक ही पाली में हुआ करती थी, लेकिन आयोग ने अब नियम बदले हैं। अब पीसीएस की परीक्षा 2 दिन में 2 पालियों में होगी और आरओ की परीक्षा 2 दिन में 3 पालियों में होगी। एक से ज्यादा पाली में परीक्षा करवाने के पीछे आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार के 19 जून 2024 के एक शासनादेश का हवाला दिया। इस शासनादेश में कहा गया था कि परीक्षा केंद्र कैसे बनेंगे, साथ में उनकी कैटेगरी भी बताई गई थी। कैटेगरी ए में राजकीय इंटर कॉलेज, सरकारी डिग्री कॉलेज, राज्य और केंद्र के विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग और राज्य के मेडिकल कॉलेजेस आएंगे। कैटेगरी बी में सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान जिनकी छवि अच्छी है। प्राइवेट संस्थानों को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। परीक्षा केंद्र बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन के 10 किलोमीटर की परिधि में हो। एक पाली में 5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी ना हो।
इस आदेश के मुताबिक प्राइवेट संस्थानों को परीक्षा की लिस्ट से बाहर रखने से परीक्षा केंद्रों की संख्या कम हो गई। वहीं एक पाली में मैक्सिमम 5 लाख स्टूडेंट की संख्या रखने से परीक्षा के लिए अलग अलग दिन और पालियां बांटनी पड़ी। जबकि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आयोग को पीसीएस प्रीलिम्स करवाने के लिए 1758 एग्जाम सेंटर्स की जरूरत थी, लेकिन आदेश का पालन करते हुए आयोग को ऐसे 978 परीक्षा केंद्र ही मिल पाए, यानी जितने जरूरत थे उससे लगभग सिर्फ आधे। जबकि इस परीक्षा के लिए 5,76,154 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड हैं। वहीं आरओ प्रीलिम्स के लिए 10,76,000 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठने वाले हैं। अब पाली अलग होगी, दिन अलग होंगे, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सभी पालियों में एक ही क्वेश्चन पेपर बांटा जाए, क्योंकि ऐसा किया गया तो उससे पेपर लीक के खतरे होंगे। इसीलिए सभी पालियों में अलग अलग पर्चे बटेंगे और पर्चे अलग होंगे तो अलग अलग पालियों के स्टूडेंट्स के लिए परीक्षा की कठिनाई का स्तर भी अलग अलग हो सकता है। ऐसे में सभी छात्रों का मूल्यांकन कठिनाई के एक समान स्तर पर नहीं हो सकता। इस मुश्किल से पार पाने के लिए आयोग ने नॉर्मलाइजेशन का रास्ता अपनाया। क्या होता है नॉर्मलाइजेशन? अलग अलग पालियों और प्रश्न पत्रों के साथ होने वाली परीक्षाओं में कठिनाई का अंतर को पाटने के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। मोटे तरीके से समझिए कि हर पाली का एक अपना औसत स्कोर निर्धारित किया जाता है, जिससे छात्रों के मूल्यांकन में आसानी हो। इसका मकसद है कि अलग अलग प्रश्न पत्र होने के कारण किसी छात्र को फायदा या नुकसान ना हो। ज्यादातर परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन को परसेंटाइल स्कोर के आधार पर एडजस्ट किया जाता है। हमने शिक्षाविदों का रुख किया, आसान भाषा में उनसे समझना चाहा कि ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला क्या है और कितना सटीक है। आप भी इसको सुनिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस बार पीसीएस और आरओ की परीक्षाएं कई पारियों में करा रहा है। इसलिए हर पारी में छात्रों की संख्या अलग होगी, हर पारी में प्रश्न पत्र का स्तर भी अलग अलग होगा। प्रत्येक छात्रों के अंकों को समायोजित करने के लिए आयोग एक नए प्रकार की प्रक्रिया की बात कर रहा है और वह प्रक्रिया है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया कई तरीके से हो सकती है, लेकिन आयोग ने अपने नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के लिए एक सूत्र दिया है और सूत्र को एक सामान्य भाषा में आइए हम आप समझते हैं। अगर मानिए आप जिस पारी में एग्जाम में शामिल हो रहे हैं और उस प्रश्न पत्र में आपको कुल नंबर मिलते हैं 150, 150 नंबर आपको प्राप्त हो रहे हैं। अब आयोग यहां पर देखेगा कि उस पारी में जितने भी छात्र शामिल हुए हैं उसमें से कितने स्टूडेंट्स को आपके बराबर या आपसे कम नंबर मिले हैं। मान लीजिए 100 ऐसे छात्र हैं जिनको आपके बराबर 150 या उससे कम मिला नंबर है, तो अगर 100 ऐसे छात्र हैं तो यहां पर आयोग नॉर्मलाइजेशन के लिए करेगा ऐसे छात्रों की संख्या जिन्हें आपके बराबर या आपसे कम नंबर मिले हैं, मतलब 100 बटे उस पारी में कुल कितने छात्र शामिल हुए हैं बटे 300। मैंने माना है कि 300 छात्र शामिल हुए हैं इंटू 100, और इस प्रकार से जो प्रतिशत आएगा वह आपके अंकों का प्रतिशत होगा। और इसी प्रक्रिया को लेकर के छात्रों में कई तरह की बातें फैली हुई हैं, लेकिन आप यह प्रक्रिया समझें तो बड़ी आसान सी प्रक्रिया है और आयोग इसके द्वारा सभी छात्रों के अंकों को समायोजित करने का प्रयास कर रहा है। और छात्र इसी नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि आयोग का नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला भ्रमित करता है। मान लीजिए एक दिन का पेपर ज़्यादा आसान हो और दूसरे दिन का थोड़ा कठिन हो, तो आयोग का फॉर्मूला क्या उस अंतर को भर पाएगा? और इसलिए ये सारे स्टूडेंट आज मांग कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार पूरी परीक्षा एक दिन में एक पाली में कराए। सुनिए प्रदर्शन कर रहे छात्रों को। प्रक्रिया है कि आप लोग कल मेरा सवाल सुनो कि आप लोग कल क्लेम कर सकते हैं इस चीज़ को लेकर कि भाई हमारे हिसाब से ये चीज़ सरल थी, हमारे पास हिसाब से ये पाली सरल थी और फिर भी हमारे नंबर उतने नहीं आए। इसका कोई क्लेम करने की कोई प्रक्रिया बताइए। नहीं, इसमें आप कैसे क्लेम करोगे भाई? ये तो मैथ में होता, रीजनिंग होता था, कर सकते हो। जीएस के पेपर में आप कैसे क्लेम करोगे? वही मैं कह रहा हूँ कि इसका कोई तरीका नहीं है ना। इसका मानकीकरण सर की गेम भी आपका है, रूल भी आपका है, सारा खेला आपके हाथ में है। आप ही तय करेंगे कौन सा कठिन है कौन सा सरल है, और आप ही नियम बनाए। नॉर्मलाइजेशन का रूल आप ही दिए हैं और आप
ही उसका गलत दुरुपयोग कर रहे हैं। तो आयोग इसके पहले ये बात कहा था कि आपको बातों का ध्यान रख करके हम कोई फैसला लेंगे, यही फैसला लिए लोग डेट दे दिए एग्जाम। कब बात हुई थी? अरे इसके पहले 5 तारीख को 5 तारीख को पहले उसके 5 के पहले एक आंदोलन हुआ था हमारा। ये कहीं न कहीं ये उस दिन धरने में आयोग के अध्यक्ष जी बाहर आए थे, सचिव जी बाहर आए, बोले कि आप लोगों की सारी मांगों को हम लोग ध्यान में देंगे, लेकिन 1% का ध्यान नहीं, वो सिर्फ आंदोलन खत्म। हम छात्रों ने कितना धैर्य दिखाया, आयोग के सचिव जी ने कहा हम लोग छात्रों ने आंदोलन खत्म कर दिया, चले गए। अगले दीपावली तक हम लोग शांत, दीपावली पे खुशियां से हम गए, दीपावली मनाए। दीपावली के बाद हम लोग प्रयागराज आए, शाम को नोटिस 5 तारीख को आता है, आयोग की परीक्षा 2 दिन में होगी और आरओ की परीक्षा 3 शिफ्ट में होगी। बताइए सर, हम नॉर्मल सी बातें करते हैं। अभी तक आरओ की परीक्षा हिंदी का अलग पेपर और जीएस का अलग पेपर 140-60 अभी तक ठीक था। अब परीक्षा को 3 घंटे कराएंगे। एक छात्र का मेंटल और कितना ज़्यादा स्ट्रेस में होता है एग्जाम देते टाइम, 2 घंटे का स्ट्रेस था, उसको 3 घंटे में बदल दिया। हम कहते हैं हम उस पर भी राजी हुए, लेकिन आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे मशीनरी का दुरुपयोग करके केवल बच्चों को परेशान किया जा रहा है। ये नॉर्मलाइजेशन के नाम पे केवल शोषण हो रहा है और ये परीक्षा कराना नहीं चाहते। इनकी तैयारी कुंभ की चल रही है। ललन टॉप के रिपोर्टर रजत और प्रशांत इस समय प्रयागराज में छात्रों के बीच मौजूद हैं। सुनिए उन्होंने क्या देखा, सुना और गुना। इस वक्त हम प्रयागराज के लोक सेवा आयोग के भवन के बाहर हैं और मेरे पीछे सैकड़ों स्टूडेंट्स मौजूद हैं और जो दूसरा गेट है वहाँ भी इससे ज़्यादा भीड़ है। ये भीड़ इस वजह से है कि यूपी पीसीएस में एक नया नॉर्म आया है कि एग्ज़ाम जो प्री 1 दिन में 1 शिफ्ट में होता था अब प्री 2 शिफ्ट में होगा। स्टूडेंट्स का कहना है कि जब 2 शिफ्ट में होगा तो 2 क्वेश्चन पेपर्स होंगे। ये मुमकिन है कोई पेपर कम आसान हो, कोई ज़्यादा मुश्किल हो, तो ये कौन तय करेगा कि पेपर आसान कौन सा होगा और मुश्किल कौन सा होगा। ये स्टूडेंट सुबह से ऐसे ही यहाँ पे बैठे हुए हैं, सुबह से शाम हो गई है। इनकी मांग थी कि आयोग का कोई सदस्य आए, इनकी बात सुने और इनको आगे का आश्वासन दे अगर वो देना चाहते हैं। ये बैरिकेड जो मेरे पीछे देख रहे हैं, अभी ये बैरिकेड्स के पीछे स्टूडेंट्स हैं। हालांकि सुबह बैरिकेड्स के आगे इन्हें रोका गया था, बीच में बैरिकेड्स गिरा दिया गया, स्टूडेंट्स आगे बढ़ गए थे, मगर अभी शांति व्यवस्था बहाल हो चुकी है, सब शांति से बैठे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। मगर अभी भी ये इंतज़ार कर रहे हैं कि लोक सेवा आयोग से कोई सदस्य आएगा, इनसे बात करेगा। लेकिन अभी तक जो प्रेजेंट की कंडीशन है, अभी तक कोई नहीं आया है। हालांकि पुलिस के अधिकारी ज़रूर एक बार इनसे मिलने आए और इनसे पूछ रहे थे कि इनकी मांग है, मगर इनका कहना है कि जब आयोग का कोई सदस्य आएगा तभी ये बात करेंगे। तो अभी जो स्टेटस है कि कोई सामने नहीं आया इनसे बात करने के लिए। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, बीच में माहौल थोड़ा हिंसक हो गया था, स्टूडेंट थोड़ा नाराज़ हो गए थे जिन्होंने बैरिकेड गिरा के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन अभी सब सामान्य है। छात्र जब आज प्रयागराज की सड़कों पर उतरे तो कानून व्यवस्था से जुड़ी दिक्कतें भी आई। पुलिस अधिकारियों को सुनिए कि उन्होंने पूरे प्रदर्शन और छात्र आंदोलन पर क्या शेयर किया। लोक सेवा आयोग पे कुछ छात्र आए हैं जो अपनी कुछ बात रखना चाह रहे हैं। सभी छात्रों को समझा बुझा के जो चिन्हित धरना स्थल है, जो धरना स्थल चौकी अंतर्गत थाना सिविल लाइन आता है, वहां पे जाने के लिए अनुरोध किया जा रहा है। काफी छात्र वहां पे चले भी गए हैं और भी जो छात्र यहाँ पे आए हुए हैं उन सबको भी यही बताया जा रहा है कि वो चिन्हित स्थल पे जाएं और शांतिपूर्वक और डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी बात रखें। उनकी बात जो है वो उच्च स्तर पे रेज की जाएगी और सब तक पहुंचाई भी जाएगी। अब बात राजनीति की। सपा अध्यक्ष, लोकसभा सांसद और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदर्शनकारी छात्रों का समर्थन किया और ये कहा, ये जो लाठी आप चला रहे हो, ये जैसी सेवा आप कर रहे हो वैसी सेवा आपको भी कभी कभी मिलेगी। अभी इलाहाबाद में सुना है लाठी चल रही है, वहां पर यूपी पीएससी वाले नौजवान छात्र अपनी मांग को लेकर के गए, उनको लाठी मार दी। लाठी मार करके दबाना चाहते हैं और इसलिए दबाना चाहते हैं इनके पास कोई नहीं बचा, अधिकारियों के अलावा कोई इनके पास नहीं है, जनता तो है ही नहीं। और अगर जनता इनके साथ होती तो क्या बताओ, बीजेपी के नेता को अपनी वेशभूषा बदलनी पड़ती क्या? वहीं भाजपा के एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा, इससे पहले भी आयोग 10 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों की परीक्षा एक पाली में करवा चुका है, इसलिए इस बार भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अलग अलग पालियों में परीक्षा कराने से शुचिता पर असर पड़ने की संभावना है। इसके अलावा राजनीतिक हलकों से अन्य प्रतिक्रियाएं भी आईं। मैं अपने छात्रों से कहना चाहूंगा, अपने जो हमारे इसमें बैठने वाले छात्र हैं, हम उनके लिए पूरी तरीके से सरकार प्रतिबद्ध है और इसीलिए हमने उनको ये अवसर फिर से प्रदान किया है और किसी भी तरह की कोई अनियमितता नहीं होने दी जाएगी। जो वो बेहतर से बेहतर उनके लिए व्यवस्था होगी, क्योंकि 7 लाख नौकरियां नौजवानों को आदरणीय योगी सरकार में मिली हैं, इससे कहीं किसी से छुपा नहीं है। आप आंकड़े निकाल कर देख सकते हैं और ये समाजवादी पार्टी के लोग
पीडीए के नाम पर लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, गुमराह करने का काम कर रहे हैं। 2024 में जैसे इन्होंने गुमराह करने का काम किया था, लेकिन अब कोई गुमराह होने वाला नहीं है। और ये नौजवानों का भविष्य अगर कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी सरकार में है, और हम उनका भविष्य सुरक्षित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के राज में जितनी भी परीक्षाएं सरकारी हो रही हैं, वो हर परीक्षा कंट्रोवर्शियल होती जा रही है। चाहे वो पुलिस की भर्तियां हों, चाहे वो शिक्षकों की भर्तियां हों, और अब यूपीपीसीएस की भर्ती में जिस तरह से इलाहाबाद में आज जो आंदोलन हुआ है, आंदोलन को मजबूर हुए हैं वो सारे युवा कल जिनको उत्तर प्रदेश चलाना है, और जिस तरह से राज्य की सरकार ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया है, जिस तरह से उनके ऊपर हमले हुए हैं, समाजवादी पार्टी इस पूरी कार्रवाई की घोर निंदा करती है। और ये सरकार, इसकी कार्यशैली पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को मालूम है कि ये सरकार निकम्मी है। रोजगार देने में जो हमारी नौकरियां जो वैकेंट हैं उसमें भर्तियां नहीं हो रही हैं क्योंकि सरकार पूरी तरह से उसमें भ्रष्टाचार चाहती है। ये तो राजनीति की बात हो गई, लेकिन इस पूरे मामले में एक पेच और है, और वो पेच है सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश को लेकर के। 7 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया। तेज प्रकाश पाठक बनाम राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले का निपटारा करते हुए सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने कहा था कि जब तक नियम इजाजत न देते हों तब तक किसी भी भर्ती के नियमों और अर्हता के नियमों में भर्ती की प्रक्रिया के दौरान कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। अब इस फैसले के आलोक में यूपीपीएससी का निर्णय देखें तो थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन इस पूरे मामले पर आयोग का कहना क्या है। 8 नवंबर को हमने आयोग को छात्रों की मांग को लेकर के कुछ सवाल भेजे थे। इस पर अभी तक आयोग का कोई पक्ष नहीं मिला है। आयोग का पक्ष आता है तो लल्लन टॉप उसे भी आपके बीच लेकर के आएगा। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली खबर है कनाडा से। कनाडा पुलिस ने 10 नवंबर को एक शूटआउट केस में गिरफ्तारी करते हुए खालिस्तानी आतंकवादी और भारत के मोस्ट वांटेड अर्शदीप सिंह उर्फ अर्शदीप डाला को अरेस्ट कर लिया है। आज तक के क्राइम रिपोर्टर अरविंद ओझा की रिपोर्ट के मुताबिक 27-28 अक्टूबर की दरमियानी रात मिल्टन टाउन इलाके में 2 पक्षों में गोलीबारी हुई थी, जिसके बाद कनाडा पुलिस ने अर्शदीप को अरेस्ट किया है। खबरें ये भी बताती हैं कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां लगातार अर्शदीप की गिरफ्तारी पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन अर्शदीप की कनाडा में हुई गिरफ्तारी इतनी बहस तलब क्यों है, इसको समझने के लिए अर्शदीप सिंह डाला को समझना होगा। पंजाब के मोगा के डाला गांव का रहने वाला अर्शदीप एक छोटा मोटा गुंडा हुआ करता था। जैसे जैसे उसके अपराध बढ़े उसका आपराधिक दायरा बढ़ता गया। साल 2018 में वो गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के संपर्क में आया। बराड़ के समर्थन से पंजाब में उसके अपराध का दायरा बढ़ा। धीरे धीरे वो खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के संपर्क में आया। साल 2020 में इंडिया छोड़ करके वो कनाडा भाग गया। कनाडा के सरे में वो एक गुरुद्वारे में प्लम्बिंग का काम करने लगा। साल 2021 में वो निज्जर के संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स यानी KTF का सदस्य बन गया। साल 2022 में अर्श डाला ने निज्जर के आदेश पर हरियाणा में डेरा सच्चा सौदा के सदस्य मनोहर लाल की हत्या कराई। उस पर कनाडा में रहकर टारगेट किलिंग, स्मगलिंग, पैसे की उगाही करने जैसे इल्जाम हैं। पंजाबी म्यूजिक और मूवी इंडस्ट्री के लोगों को धमकाने और रंगदारी वसूलने के भी इल्जाम हैं। इल्जाम ये भी हैं कि वो खालिस्तानी आतंकियों के छोटे मोटे ऑपरेशन में पैसे लगाता है। अर्शदीप ने 700 से ज़्यादा शूटर्स की भर्ती की। अधिकतर शूटर्स को पंजाब से भर्ती किया जाता है, फिर कनाडा बुलवाकर हथियारों की ट्रेनिंग देकर पंजाब वापस भेजा जाता है। अर्शदीप ने पाकिस्तान के आर्म्स स्मगलर से भी हाथ मिलाया है, जिनकी मदद से वो पंजाब के इलाकों में ड्रोन्स के जरिए हथियार पहुंचाता है। हरदीप निज्जर के मर्डर के बाद उसे निज्जर का उत्तराधिकारी भी कई लोग मान रहे थे। NIA की चार्जशीट में वो कनाडा में मौजूद एक अन्य गैंगस्टर गौरव पटियाल उर्फ सौरभ ठाकुर का करीबी है। इंडिया में उसके गैंग के हथियार सप्लायर में छोटू भाट, जग्गा तख्तामल और संदीप बंदर का नाम लिया जाता है। वहीं भारत में उसके करीबियों में शामिल हैं सुखप्रीत बुद्धा, अमित डागर, कौशल चौधरी, टिल्लू ताजपुरिया, नीरज बवाना और भूपी राणा। साल 2023 में अर्शदीप के करीबी सुक्खा दुनके की कनाडा में उसके घर में हत्या कर दी गई थी। इस हत्या में नाम आया भारत में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का, और तब से ये कहानी चल निकली अर्शदीप और लॉरेंस बिश्नोई में अदावत की। दोनों के बीच कैसी दुश्मनी है और अर्शदीप की जराइम की दुनिया कैसी है, सुनते हैं क्राइम रिपोर्टर से। अर्शदीप सिंह गिल उर्फ अर्श डाला ये पंजाब के मोंगा का रहने वाला है, और मोंगा में एक विलेज है डल्ला, इसके नाम पर उसका जो नाम है अर्शदीप सिंह डल्ला पड़ गया। ये पंजाब में छोटे मोटे क्राइम करता था, एक्सटॉर्शन के इसके ऊपर केसेस हैं, उसके अलावा हत्या की कोशिश के कई केसेस इसके ऊपर है, और ये बम्बिहा गैंग से जुड़ा हुआ है। बम्बिहा गैंग कौन है ये समझना होगा।
बम्बिहा गैंग लॉरेंस बिश्नोई का एंटी गैंग है और इस वजह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग से अर्श डालला की दुश्मनी भी चलती है। तो ये उसकी क्राइम हिस्ट्री है। अपराध किया, उसके बाद जब पंजाब में इसके ऊपर लगातार केसेस बढ़ते चले गए और दबाव बढ़ा, तब उसके बाद ये फेक पासपोर्ट पर कनाडा पहुंचा और फिर वहां से जो पूरा गैंग है उसको ऑपरेट करने लगा। अर्श डालला की अगर बात करें तो उसका नेटवर्क इस वक्त जो अपराध का नेटवर्क है वो फिलीपींस, मिडिल ईस्ट, दुबई और उसके अलावा यूरोप, तमाम ऐसी कंट्री है। कनाडा में तो खुद रह रहा है, कनाडा से ऑपरेट कर रहा, तो इन तमाम कंट्री में उसके गैंग का नेटवर्क है। उसने कई और जो गैंग है दूसरे जो जिनकी दुश्मनी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से चलती है उनसे भी हाथ मिलाया हुआ है। आपने देखा ही कि अर्शदीप भारत के दुश्मनों के साथ किसी न किसी रूप में किसी न किसी साजिश में शामिल रहा है। ऐसे में ये तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये इतना ज़रूरी क्यों है। लेकिन एक्सपर्ट से सुनते हैं कि इसकी और तहें क्या हैं। साथ ही अगर अर्शदीप इंडियन एजेंसीज के हाथ लगा तो हमें क्या लाभ मिलेगा। हाल फिलहाल में जो एक्टिविटी है अर्श डालला की वो ज्यादा बढ़ी है पंजाब में, और पंजाब से निकल के मध्य प्रदेश में भी उसने एक टारगेट किलिंग को अंजाम दिया। चौंकाने वाली बात दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने अपने खुलासे में कही थी कि अर्श डालला जो पाकिस्तान में मौजूद लश्कर तोयबा है उसके आतंकियों से भी हाथ मिलाकर दिल्ली में एक हिंदू लड़के की जहांगीरपुरी इलाके में हत्या करवाई थी अपने स्लीपर सेल नेटवर्क के जरिए। और जिन लोगों ने जहांगीरपुरी में हत्या की थी उन्होंने बाकायदा गला काटते का वीडियो भी अर्श डालला को भेजा था। तो अर्श डालला पंजाब में आतंकवाद फैला रहा है, टारगेट किलिंग करवा रहा है। उसके निशाने पर आरएसएस और जो प्रोमिनेंट हिंदू लीडर है वो है। इसलिए भारतीय खुफिया एजेंसी, भारतीय जांच एजेंसी ये चाहती है कि अर्श डालला को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। अर्श डालला को कनाडा पुलिस ने कनाडा में अरेस्ट किया है और उस गिरफ्तारी पर जो भारतीय खुफिया एजेंसी है उसकी नजर भी है। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं लगता कि जो कनाडा की सरकार या कनाडा की एजेंसी है वो अर्श डालला को भारत डिपोर्ट करेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अब सुर्खियों की ओर बढ़ते हैं। SLS और पैराबेन गॉन तो उसका करंट ऑन। व्हाट देन? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। जस्टिस संजीव खन्ना आज देश के 51वें चीफ जस्टिस बन गए। 11 नवंबर की सुबह प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें CJI पद की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। I, Sanjeev Khanna, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, do swear in the name of God, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. 14 मई 1960 को जन्मे जस्टिस संजीव खन्ना के पिता जस्टिस देवराज खन्ना दिल्ली हाई कोर्ट के जज रहे हैं। वहीं चाचा जस्टिस हंसराज खन्ना सुप्रीम कोर्ट के जज थे। अपने घर वालों से प्रभावित होकर जस्टिस खन्ना ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस लॉ सेंटर से LLB की पढ़ाई की। 23 साल की उम्र में वो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में एडवोकेट बने। शुरुआत में 30 हजारी कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने प्रैक्टिस की। साल 2004 में उनको दिल्ली का स्टैंडिंग काउंसिल सिविल बनाया गया। साल 2005 में दिल्ली हाई कोर्ट के एडिशनल जज और 2006 में परमानेंट जज बनाए गए। 13 साल बाद 18 जनवरी 2019 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया गया। 17 जून 2023 से 25 दिसंबर 2023 तक वो सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के अध्यक्ष रहे और अब देश के नए चीफ जस्टिस हो गए हैं। जस्टिस खन्ना का कार्यकाल सिर्फ 6 महीने का होगा। 64 साल के जस्टिस खन्ना 13 मई 2025 को रिटायर होंगे। यूं तो CJI खन्ना का 6 महीने का कार्यकाल कई जिम्मेदारियों से भरा होगा, लेकिन कुछ मामले उनकी अदालत में प्रमुखता से सुने जाएंगे। मैरिटल रेप केस, दाम्पत्य अधिकारों की बहाली की वैधता, LGBTQ समुदाय के लोगों की शादी के अधिकार को खारिज करने वाले आदेश की समीक्षा, नागरिकता संशोधन अधिनियम, सबरीमला केस का रिव्यू, बिहार जातिगत जनगणना की वैधता, ये सारे महत्वपूर्ण केस संजीव खन्ना अब सुनेंगे। अगली सुर्खी चुनावी राज्य झारखंड से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सरायकेला पहुंचे। 13 नवंबर को होने वाली वोटिंग के पहले प्रचार का आखिरी दिन था तो राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ था। सो अमित शाह ने आदिवासियों की घटती जनसंख्या और घुसपैठियों की बढ़ती जनसंख्या के बहाने जनता के बीच बात रखी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमला किया। और हेमंत बाबू के राज में नौकरी देने में भ्रष्टाचार हुआ,
पेपर लीक हुए, ये पेपर लीक करने वालों को भाजपा सरकार बनने के बाद उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। मैं झारखंड वालों को पूछने आया हूं, अगर मुसलमानों को 10% आरक्षण मिलता है तो कम किसका होगा? किसका कम होगा? पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी का कम होगा। एक कांग्रेस पार्टी पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी का आरक्षण काटकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है। मैं यहां से राहुल गांधी को चेताना चाहता हूं, आपके मन में जो भी षड्यंत्र हो, राहुल बाबा, जब तक भारतीय जनता पार्टी है इस देश में माइनॉरिटी को आरक्षण नहीं मिलेगा। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी झारखंड में जनसभाएं की और ये कहा, बहनों और भाइयों, बटे थे तो अपमान अयोध्या में झेलना पड़ा था, बटे थे तो अपमान काशी में झेलना पड़ा था, बटे थे तो मथुरा में अपमान झेलना पड़ा था, बटे थे तो बहन और बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ के रूप में अपमान झेलना पड़ा था, और बटे थे तो कटे थे। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे। इन हमलों पर इंडिया गठबंधन की ओर से जवाब आया। भाजपा की लाइन बटेंगे तो कटेंगे पर भी काउंटर सुनाई दिया। नहीं, हम बोले, मेरे भाषण में भी बोला ना, एक है तो सेफ है वो बोल रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे योगी बोल रहे हैं। पहले मैं उन दोनों में डिसाइड कर लेने दो, क्या बटेंगे तो कटेंगे स्लोगन चलेगा, क्या एक है तो सेफ है चलेगा। लेकिन हमने तो देश को सेफ रखा है, अब तक संभाल के रखा है, और इसको फोड़ने वाले लोग आए हैं, इसलिए ऐसा इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अगर वो भी जैसा कांग्रेस ने सबको लेके चला, अगर वो लेके चलते तो इस ढंग की बातें नहीं आती थी। उनकी मंशा ये है किसी न किसी हालत में यूनिटी को धक्का देना और यूनिटी को ख़त्म करके अपना ही सिर्फ दादागिरी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव की बात हो रही है तो जातिगत जनगणना का भी जिक्र करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को गुजरात के बड़ताल धाम में आयोजित स्वामी नारायण मंदिर के 200वें वर्षगांठ कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग समाज को जाति, धर्म, भाषा, स्त्री पुरुष, गांव शहर में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, हमें मिलकर के उन्हें रोकना है। अगली सुर्खी पटाखों पर प्रतिबंध से जुड़ी हुई। दिवाली हो, शादी ब्याह हो, चुनाव की जीत हो या फिर कोई भी जश्न क्यों ना हो, पटाखों पर प्रतिबंध अब साल भर के लिए लगा रह सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों को लेकर दिल्ली पुलिस से कई कड़े सवाल पूछ लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि दिल्ली में साल भर पटाखों और आतिशबाजी पर पाबंदी रह सकती है। कोर्ट ने कहा कि क्या किसी को प्रदूषण फैलाने का मौलिक अधिकार है। बैन पूरे साल होना चाहिए, सिर्फ दिवाली पर ही नहीं। शादियों और चुनाव जीतने के दौरान पटाखे जलाए जा रहे हैं। पुलिस ने क्या कार्रवाई की है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को आदेश भी दिया कि दिल्ली पुलिस पटाखों पर बैन के लिए एक स्पेशल सेल बनाए। साथ ही कमिश्नर खुद एक हलफनामा दायर करें जिसमें यह जिक्र हो कि बैन लगाने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रथम दृष्टया हमारा मत है कि कोई भी धर्म प्रदूषण फैलाने और लोगों को जोखिम में डालने जैसी गतिविधियों को बढ़ावा नहीं देता है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को भी 25 नवंबर तक का समय दिया। कहा कि अमुक तारीख के पहले प्रभावी तरीके से बैन लगाने के लिए सभी शामिल पक्षों से बात करें और इसे प्रभावी करें। दिन की बाकी सुर्खियों के लिए अब न्यूज रूम चलते हैं। ये खबर मणिपुर से है। मणिपुर का एक डिस्ट्रिक्ट है जिरीबाम, जो असम बॉर्डरिंग है। मणिपुर और असम का जो बॉर्डर है वहाँ पर ये मौजूद है। जिरीबाम में आज सीआरपीएफ के कैंप पे कुछ कुकी मिलिटेंट्स ने हमला किया, ऐसी खबर है। और उन सस्पेक्टेड कुकी मिलिटेंट्स में से 11 की मौत हुई है। खबरें ये बताती हैं कि कुकी मिलिटेंट्स जो हैं वो ऑटो रिक्शा में आए थे। उन्होंने सीआरपीएफ के उस यूनिट पे, उस टुकड़ी पे हमला किया जो वहाँ मौजूद थी उस समय, जिसमें 2 सीआरपीएफ के जवान भी घायल हुए हैं। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसका इलाज इस समय सिलचर मेडिकल कॉलेज असम में चल रहा है, जब हम ये खबर आप तक लेकर आ रहे हैं।
ये घटना इस तरह से भी देखी जा रही है कि जिरीबाम में ही 2 दिनों पहले हमार ट्राइब से आने वाली एक 31 साल की महिला की भी मौत हुई थी। जो एक सस्पेक्टेड 2-वे फाइट चल रही है मणिपुर में मैतेई बनाम कुकी की, उसमें ये मौत हुई थी 31 साल की हमार ट्राइब की महिला की। चूँकि हमार ट्राइब के लोग ज़्यादातर कुकी जो ट्राइब है उसके साथ अलाइनेट बताए जाते हैं, उनके साथ जुड़े हुए बताए जाते हैं, इसलिए उनकी मौत को इस वायलेंस से भी जोड़कर देखा जा रहा है। मणिपुर पुलिस ने ट्वीट करके बताया भी है कि जो 11 मिलिटेंट्स थे, सस्पेक्टेड मिलिटेंट्स थे, उनके पास से क्या क्या बरामद हुए हैं। उसमें 3 AK राइफल्स हैं, 4 इंसास हैं और एक RPG भी है और एक पंप एक्शन गन भी बरामद हुई है। इसके अलावा कुछ एमुनिशन और तमाम चीज़ें भी बरामद की गई हैं। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।